नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कांग्रेस ने 2 सदस्यों का नाम भेजा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ये नाम भेजे गए हैं। राजेश राम और अजीत शर्मा के नाम भेजे गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इन नामों को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के समक्ष प्रस्तुत किया है, उन्हें भेजा गया है। कांग्रेस 2 और मंत्री पद की मांग कर रही है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बता दें आपको कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2 नाम भेजे गए हैं कांग्रेस की ओर से। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2 नाम भेजे गए हैं, जिसमें अजीत शर्मा का भी नाम शामिल है। तो आप देखिए, जल्द बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कांग्रेस ने 2 पदों की मांग की थी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कांग्रेस ने इससे पहले 2 मंत्री पद की मांग की थी और अब इस मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2 नाम भेजे गए हैं और इन 2 नामों पर तेजस्वी यादव को फैसला लेना है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि अब जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और 2 नाम भेजे गए हैं। कांग्रेस इससे पहले भी 2 मंत्री पदों की मांग कर चुका है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही नीतीश मंत्रिमंडल का जो है विस्तार होगा। और खुद मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में कहा था कि वो जैसे तेजस्वी हामी भर देते हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्री पद जो है वो मांगे गए हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि दोनों मंत्री स्वीकार करेगी सरकार या नहीं करेगी। तेजस्वी मानेंगे, नीतीश मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन जो जानकारी, बड़ी खबर जो हम दर्शकों को बता रहे हैं उसके मुताबिक राजेश राम और अजीत शर्मा का नाम जो है बतौर मंत्री जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर के भेजा गया है। तो अब देखना होगा, चूंकि ये नाम जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के समक्ष चला गया है, तो उनको निर्णय लेना है कि राजेश राम और जो अजीत शर्मा है उनको वो अपने मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार शामिल करते हैं। तेजस्वी की हामी आती है या नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी। तेजस्वी ये कह रहे थे कि ये अफवाह है और अफवाह पर ध्यान ना दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने उसके थोड़ी दिन के बाद जो है स्पष्ट कर दिया कि वो भी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और तेजस्वी जैसे ही हामी भरते हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जाहिर सी बात है कि अब ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और कांग्रेस की तरफ से 2 नाम जो है वो प्रस्तावित कर दिए गए हैं। निर्णय तेजस्वी और नीतीश कुमार को लेना है। दूसरी तरफ देखना होगा कि आरजेडी कोटे से क्या मंत्री की संख्या बढ़ती है, जेडीयू की तरफ से मंत्री की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, इस पर भी सबकी नजर होगी। जी अमित, ये भी जानकारी दीजिए कि कब तक ये फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि फागुन के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो कितना वक्त लग सकता है पूरे प्रोसेस को करने में? शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग मर रहे हैं और जिस तरह शराब माफिया पूरे राज्य में। देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक जो चलते सत्र में ही ये फैसला ले लिया जाएगा। चूंकि आज सत्तारूढ़ दल की जो विधायक दल की बैठक है वो होनी है, तो जाहिर सी बात है कि हो सके तो चलते सत्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो या जैसे ही बजट सत्र की समाप्ति होगी तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि होली से पहले जो है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विधायकों को सौगात के तौर पे मंत्री पद दिए जाएंगे। अब फिलहाल ये कहना काफी जल्दीबाजी होगा कि तिथि कौन सी होगी, लेकिन ये स्पष्ट होने लगा है, साफ होने लगा है। जो कयास के बादल थे वो अब छटने लगे हैं कि नीतीश मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्द होने की अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। और फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल विधानसभा में बिहार का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी सदन के पटल पर बिहार का 2023 और 24 का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने होंगे।
विधानमंडल से बजट सत्र के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। बिहार विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और आज से 5 अप्रैल तक बिहार विधानसभा का बजट सत्र जो है वो जारी रहेगा और इस दौरान जो है 22 कार्य दिवस के दिन बजट पे चर्चा होगी, बजट पेश किया जाएगा। बताते चले कि आज विधानसभा बजट सत्र का जो पहला दिन है इसमें राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल जो है वो अपने संबोधन करेंगे और ज्वाइंट जो है ये संबोधन होगा। विधानसभा और विधान परिषद दोनों का ये ज्वाइंट जो है संबोधन वो यहाँ पे सेंट्रल हॉल में होगा और उसके बाद जो है बजट सत्र को लेकर के जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पटल पे रखा जाएगा और फिर कल जो है इस पर 23-24 का जो बजट का आर्थिक सर्वेक्षण जो है उस पर राज्यपाल के अभिभाषण को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा और फिर 1 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का उत्तर होगा। 2 मार्च को बजट से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय पेश किया जाएगा। 3 मार्च को बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा और 6 मार्च को गैर सरकारी संकल्प होंगे। तो इस तरह से 22 जो है कार्य दिवस के दिन जो है बजट सत्र जो है वो चलेगी, आहूत की गई है बजट सत्र। और इस बजट सत्र में जो सबसे बड़ा मसला है, मुद्दा है, वो ये है कि बिहार की जो बिगड़ी कानून व्यवस्था है इसको लेकर के विपक्ष सरकार पे हमला बोलेगी। कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष ने कहा है कि सरकार को हम चलते सदन में घेरेंगे, सदन के अंदर से बाहर तक सरकार के खिलाफ हो हल्ला होगा, नारेबाजी करेंगे और लोगों को न्याय के साथ विकास मिले इसको लेकर के आवाज बुलंद करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष ने जो है वो भी रणनीति बना रखा है कि किस तरह से वो आम लोगों का विश्वास जीतेगी। चूंकि देखा जाए तो सरकार बदलने के बाद जब महागठबंधन की सरकार आई है तो उसके बाद ये पहला जो है बजट सत्र आहूत की गई है और इसमें जो बातें कही जा रही है, जो वित्त मंत्री ने बातें कही है विजय चौधरी ने, उनके मुताबिक यह बजट सत्र जो है वो 22-23 का जो बजट था उससे 15% के आसपास अधिक इसका रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पूरे परिसर को सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जांच की जा रही है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की भी टीम पूरे परिसर में सघन जांच में जुटी नजर आई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और इस बजट सत्र के दौरान सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद हो इसको लेकर के यहाँ पे बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो चप्पे चप्पे पर जो जांच है वो कर रही है। चूंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी प्रमुख होता है और ऐसे में चूंकि तमाम विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी इस सत्र में आते हैं तो वीवीआईपी जो है उनके आने के कारण सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो इसको ध्यान में रख करके सघन जांच की जा रही है। पूरे परिसर की जो है जांच की जा रही है और बताते चले कि विधान मंडल के आसपास जो है धारा 144 भी लगा दी गई है और इस जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो बजट सत्र है उस दौरान विधान मंडल के आसपास में किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अगर कोई करता है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो इसको ध्यान में रख करके चूंकि सुरक्षा अहम होता है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। पूरे तौर से जो सुरक्षाकर्मी हैं वो संतुष्ट हो लेना चाहते हैं कि कहीं भी कोई जो है बम या किसी तरह से कोई सामाजिक तत्व अपने नापाक मंसूबे में कामयाब न हो। अपनी अगर किसी तरह के वो नापाक मंसूबा बना रखा है तो उसे ध्वस्त कर दिया जाए और इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पे बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जांच पड़ताल करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बिहार विधानसभा परिसर से के बाहर से हमारे सहयोगी अमित कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज से बजट सत्र की शुरुआत और इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल बजट भी पेश होने वाला है, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन? देखिए, आज का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि
बिहार विधानसभा बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। राज्यपाल जो है वो उनके अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू होगी और इस 22 दिन के कार्य दिवस जो होगा उस दौरान बजट पेश किए जाएंगे, तमाम विभाग के बजट पेश किए जाएंगे। इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष जो है वो भी अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रखा है, विपक्ष भी तैयारी में है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, डॉक्टर मुकेश रोशन। मुकेश जी, बजट सत्र को लेकर के सरकार पूरे तौर पर तैयार है? बिल्कुल तैयार है। बिहार के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार संकल्पित है और बिहार के विकास में जो भी जरूरत होगी उसके लिए चाचा और भतीजा दोनों जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, वो अब धरातल पर होगा। एक और बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार की भी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 2 लोगों के नाम भेजा, राजेश राम और अजित शर्मा का नाम भेजा है। कब तक मंत्रिमंडल की विस्तार होगी? क्या ये चलते सत्र में हो जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, उस पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे। चलिए, तो विपक्ष के भी विधायक है हमारे साथ, संजय सरावगी जी। सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है, युवाओं को ध्यान में रख करके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सब में अधिक राशि दी जाएगी। 2022-23 का जो बजट था उससे लगभग 15% जो है अधिक बजट इस बार रखा गया है। आपको क्या लगता है, यह बजट जो है वो पर्याप्त होगा और किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे आप? देखिए, बजट का पैसा जो पिछले बार 22-23 में जो बजट पेश हुआ उसका भी पैसा बहुत सारे विभागों में खर्च तक नहीं हुआ है। और जो राज्य की हालत है, अपराध, भ्रष्टाचार, शराब माफिया, बालू माफिया, इसी पर सरकार टिकी हुई है। जिस तरह हालत है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, लगता है कि अपराधियों पर से प्रशासन का जो है भय समाप्त हो गया अपराधियों का। और जिस तरह सरेआम गोलियां चल रही है, जिस तरह भ्रष्टाचार की हालत यह है कि पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है लोगों का। और शराब माफिया तो जो हालत है, पिछले दिनों सैकड़ों की संख्या में जहरीली शराब से मौत हुई। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो नीतीश कुमार की जो इच्छा होती है न्याय के साथ विकास वाली, वो बजट होगा। देखिए, क्या न्याय के साथ विकास की हालत तो यह है कि किसी भी विभाग में पैसा नहीं है। भारत सरकार अगर पैसा देती है तो राज्य चलता है, और नहीं तो राज्य के पास अपना स्रोत कहाँ है, और न ही बजट का पैसा खर्च हो रहा है। और न्याय तो यही है कि सरेआम गोलियां चल रही है, सरेआम भ्रष्टाचारी जो है सर उठाए हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री की भी तो भूमिका है ना, सरकार को जगाने की, सरकार को खामियां गिनाने की। एकदम हम लोग यही तो भैया सब गिनाते रहे और गिनाएंगे भी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि महीनों महीनों इन्होंने समाधान यात्रा की, अरबों रुपया आम जनता का खर्च हुआ, क्या समाधान हुआ? समाधान यात्रा नहीं, यह व्यवधान यात्रा थी। माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहिए बिहार विधानसभा के क्या उन्होंने समाधान किया। समाधान यही हुआ, अपराध बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, शराब की बिक्री बढ़ गई। बिहार में कागज में शराबबंदी है, लेकिन जिस तरह जहरीले शराब से मौत हो रही है और शराब में जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, 1% लोगों को भी सजा नहीं हुई है। 5 लाख से ऊपर केस है और जितने लोगों पकड़े गए जेल के अंदर, लाखों लोग ठूसे गए, 1% भी लोगों को जो है आज के दिन जो है सजा नहीं हुई, क्योंकि गरीबों को पकड़ के ठूस रहा है। और शराब माफिया जो है खुलेआम शराब बेच रहे हैं। इसलिए यह सरकार जो है, और जो हालत है, अपराध, भ्रष्टाचार, शराब माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार, बालू माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार, और यह सरकार बजट का भी पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को बिहार विधानसभा में बताना चाहिए। और आम जनमानस का विश्वास इस सरकार पर से उठ चुका है। मुकेश जी ये कह रहे हैं, संजय सरावगी जी कह रहे हैं कि अपराधियों की सरकार ही है, शराब माफिया, बालू माफिया, तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। पिछले 17 वर्षों से इस सत्ता का जब मलाई चाव रहे थे तो उस समय अपराधी का सरकार नहीं था। आज जब सुशासन की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, जनता की सरकार है, तो इन लोगों को दिख नहीं रहा है। ये लोग टीम का चश्मा पहने हुए थे 17 साल से। क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि जो राशि दे रही है सरकार वो तो खर्च नहीं कर रहे आप लोग, तो ये बजट सत्र का कोई मायने नहीं। कितना राशि मिला? भारत सरकार से विशेष पैकेज मिला क्या? विशेष राज्य का दर्जा का क्या हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था उन्होंने। कहाँ रह गया पैकेज? दिल्ली से चला जो पैकेज वो कहाँ रुक गया? यूपी में। आप बताइए कि बिहार के विकास के लिए अगर रुपया अगर ये लोग भेजे हैं तो वो है कहाँ? किस बैंक में जमा है वो? सरकार कैसे चल रही है? बजट सत्र में कैसे आप विभागों को आवंटित करेंगे राशि? देखिए, जो हमारी सरकार है वो अपने राशि का उपयोग करती है और बिहार के विकास के लिए लगातार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी प्रतिबद्ध हैं।
और युवाओं को रोजगार देने की जो बात है, बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी अवश्य मिलेगा, जल्द ही मिलेगा। उसकी घोषणा बजट के दौरान आपको मिलेगा। चलिए, तो उसकी घोषणा बजट के दौरान सरकार करेगी, ये कहना है सत्ता पक्ष के जो विधायक है डॉक्टर मुकेश रोशन। और वहीं विपक्ष के जो विधायक हैं उनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचारी अपराधियों से घिरी हुई है और यह जो बजट सत्र है वो सिर्फ और सिर्फ आई वॉश होगा। फिलहाल देखना यही होगा कि ये सत्र जो होता है वो हंगामेदार होगा और किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए जो है विपक्ष नजर आएगी। जी बिल्कुल। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। और देखिए 11 बजे का इंतजार जब बजट सत्र की शुरुआत होगी और कल आम बजट पेश होना है, तो कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण और मुद्दे कई हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां कर रखी है। 11 बजे से बजट सत्र की शुरुआत होगी तो देखने वाली बात होगी। तो आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह सीएम नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वो जहां भी जाते हैं उनके एजेंडे पर सीएम नीतीश कुमार ही होते हैं और वो नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हैं। अब जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात चल रही है तो सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार के पीएम बनने से अच्छा है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। तो आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को देश का पीएम बनाने से अच्छा है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जितना जल्दी हो सके घोषित कर दो। मैं आपके प्रधानमंत्री बनने से कोई आशान्वित नहीं हूं, मैं निराश भी नहीं हूं, लेकिन जब मोदी के ही मोदीफाइड वर्जन नीतीश कुमार की सत्ता में आएंगे तो इससे अच्छा है कि देश बिना प्रधानमंत्री का भी चलेगा, राष्ट्रपति शासन आ जाएगी। और देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा हो। सुधाकर सिंह लगातार सीएम पर निशाना साधते आ रहे हैं। कृषि मंत्री रहते हुए भी सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर कई हमला बोला था। मंत्री पद से हटने के बाद भी सुधाकर सिंह निशाना साधते आ रहे हैं। सरकार की कृषि नीतियों पर सुधाकर सिंह लगातार सवाल उठा रहे हैं। कृषि रोड मैप को लेकर भी सुधाकर सिंह की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कृषि रोड मैप में भ्रष्टाचार के आरोप सुधाकर सिंह की ओर से लगाए गए हैं। अधिकारियों के लिए सरकार को चलाने का आरोप लगाया गया है उनकी ओर से। इसके अलावा देखिए भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार चलाने का आरोप लगाया गया है। गरीब और किसानों पर अत्याचार के आरोप लगाए गए हैं। सुधाकर सिंह के आरोपों पर पार्टी हालांकि नाराजगी जता चुकी है। सुधाकर सिंह को शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। सुधाकर सिंह ने नोटिस का जवाब भी दे दिया है, लेकिन अब तक सुधाकर सिंह पर पार्टी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पार्टी पर सुधाकर सिंह को शह देने के भी आरोप लग रहे हैं। अब सुधाकर सिंह के बहाने नीतीश पर दबाव के आरजेडी पर आरोप लग रहे हैं। आरजेडी नीतीश को पीएम का उम्मीदवार बता रहा है। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर ही निशाना साध रहे हैं। नीतीश से बेहतर राष्ट्रपति शासन को बता रहे हैं और ऐसे में सुधाकर सिंह को लेकर पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी सुधाकर सिंह पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से अब आरजेडी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुधाकर सिंह के बहाने आरजेडी नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है। हालांकि आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बताया गया, एक प्रबल दावेदार बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से सुधाकर सिंह लगातार
नीतीश कुमार पर हमला बोलते आ रहे हैं। सुधाकर सिंह ने कल एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने से अच्छा है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बताते चले आपको कि तमाम दलों की अपनी अपनी राय है। सुधाकर सिंह के बयान पर सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने जहां महागठबंधन पर हमला बोला तो वहीं महागठबंधन ने बचाव किया है। सुनिए। सुधाकर सिंह जैसी बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो किसी और की बात अपनी जबान से कह रहे हैं। और सुधाकर सिंह जी को अगर मंत्रिमंडल से हटाए जाने का इतना ज्यादा दुख है तो वो उन लोगों के साथ ही चले जाएं जिनके कहे पे वो ऐसी बात अपनी जबान से कह रहे हैं। सुधाकर सिंह जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर कहा है कि प्रधानमंत्री बनने से अच्छा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और देश में श्री सुधाकर सिंह जी जानिए कि देश में एक दुनिया का आदर्श प्रधानमंत्री है जो देश को आज ऊंचाइयों पर ले गए हैं। देश के नौजवानों को बेरोजगारी के आलम में धकेलने का काम किया है और सिर्फ जुमलाबाजी करके हमारे दो की नीतियों पर जो चल रही है उन नीतियों को समाप्त करने के लिए समग्र सोच के साथ सभी को मिल करके माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जो संकल्प है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए, उसमें सभी को सहभागी बनना चाहिए। राजद विधायक सुधाकर सिंह द्वारा हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ टिप्पणी का मतलब है महागठबंधन की सरकार के खिलाफ बोलना। इसका सीधा अर्थ है उन्हें अपने नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के फैसले पर भरोसा नहीं है। वो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके ऐसे बयानों की वजह से ही उन्हें नोटिस दिया गया। उन्होंने जवाब दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। अब यह बात समझ से परे है कि राष्ट्रीय जनता दल की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के ऐसे एजेंटों जयचंदों पर अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। समस्तीपुर में अस्पताल संचालक की हत्या। पटना में मालगाड़ी के गार्ड को मारी गोली। बेगूसराय में मजदूर की गोली मारकर हत्या। मोकामा में आपसी विवाद में तलवारबाजी। बदमाश बेखौफ, पब्लिक में दहशत। शहर शहर अपराधियों का कहर। तो बिहार में शहर शहर अपराधियों का कहर बरपा है। अलग अलग शहरों से हत्या, गोलीबारी, तलवारबाजी और छिनतई की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरों के जरिए देखिए। समस्तीपुर में जहां अस्पताल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटोरी थाना क्षेत्र के पटोरी बाजार में अपराधियों ने नवीन ठाकुर को घर से बुलाकर गोली मारी। वहीं पटना के गुलजारबाग स्टेशन के पास अपराधियों ने मालगाड़ी के गार्ड को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रेन धीमी होने से अपराधियों ने उसे गोली मारी है। वहीं बेगूसराय की तस्वीरें भी देखिए। बेगूसराय के गौरा गांव में अपराधियों ने एक मजदूर को गोली मार दी। वहीं मोकामा में आपसी विवाद में तलवारबाजी की घटना सामने आई जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और दानापुर में अपराधियों ने बदमाशों ने महिला से उसका मोबाइल और पर्स छीन लिया। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाओं के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।